भाई पुणे के सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्ते। कल भी हमारी कुछ साथियों से बात हुई थी। कौन कौन लोग थे कल वहाँ पर? थे, काफ़ी सारे थे। चलिए, अभी और आ भी रहे होंगे शायद, आई होप। और हमारा मकसद क्या है, सबसे पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि जो हम यहाँ करने आए हैं, अगर वही कर दें, जो लेने देने, जो बातचीत का जो मकसद है उससे आए हैं, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो हमारा मिलने का प्रक्रिया थी वो कल हो गई थी। आज है कि हमें करना क्या है, नेक्स्ट अगला स्टेप क्या करना है, इस बिंदु पे है। मुझे नहीं लगता कि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है, नहीं ना? ये वो सारे अवेकन लोग हैं, सब जानते हैं, लगभग चीज़ों को समझते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ दो तीन चीज़ें हैं कि जो मैं समझता हूँ कि जब आप लोगों से बात करने जाते हैं तो उस वक्त वो लोग जो रिएक्शन देते हैं या उस वक्त उन लोगों से क्या कहें। कई बार तो कई साथी तो ऐसे थे जो ये पूछते हैं कि शुरू कहाँ से करें, है ना, कि शुरू कहाँ से करें। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। एक किसी जगह पर हम गए हुए थे और कोई महात्मा लोग बैठे थे, परमात्मा के ऊपर चर्चा हो रही थी। और चर्चा होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि परमात्मा क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर मतलब क्या सीन है, क्या राय है, इस तरह से चल रही थी बातचीत। तो मैंने उनसे अपना अनुभव शेयर किया, फाइनल अनुभव बताता हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ें बीच में से मिस करके। मैंने उनको एक बात बताई कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये तो आखिरी चीज है किसी के लिए। और अब मैं खड़ा होकर प्रवचन देने लगूं कि तुम परमात्मा को ऐसे पाओ। तो मैंने उन महात्मा जी को बोल दिया कि दुनिया में कोई भी साधु महात्मा, अगर कोई ज्ञानी गुरु अगर किसी को परमात्मा को पाने का ज्ञान दे रहा है तो उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने परमात्मा को अगर पाया, और हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह लेते हैं कि मैं वहां पर हूं, वहां पर परमात्मा है, एक मतलब जस्ट एक बात, मैंने अपनी ये जर्नी पूरी करी और मैंने परमात्मा को किसी जर्नी से पा लिया। आप जहां जहां बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, कोई भी दूसरे की जगह पर नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। अगर यहां से परमात्मा के पास जाना हो, सबका रास्ता अलग होगा। क्यों? सबकी जर्नी अलग होगी। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग जगह पर बैठा है तो उसकी जर्नी अलग होगी। तो अगर मैं बताने लगूं कि परमात्मा को प्राप्त करने का यह रास्ता है तो मेरे से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना रास्ता पता है। आपको यह बताने के लिए कि परमात्मा की तरफ जर्नी कैसी होगी, मुझे आपकी स्थिति का पता होना जरूरी है कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं। गूगल पर भी अगर आप लोकेशन लगाएंगे मैप पर, तो दोनों चीजों का पता होना जरूरी है कि कहां जाना है वो भी और कहां से चलना है वो भी। तो जहां से चलना है वो आपकी स्थिति है, और आपकी स्थिति को दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता ना। जहां आप पैदा हुए, जिन जिन परिस्थितियों से गुजरकर आप यहां इस मोमेंट तक पहुंचे, और आप क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह का आपका जीवन है, कैसी सोच है, कोई दुनिया का आदमी नहीं पहचान सकता ना। मैं कैसे बताऊंगा आप किस
किस मेंटल स्टेट पे है, तो मैं आपको वहां तक लेके जाने का रास्ता बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपकी लोकेशन नहीं पता। और वो महात्मा जी कहने लगे, यार बात तो सही है देवेंद्र, तो फिर क्या, ये दुकानें बंद होनी चाहिए जो परमात्मा के नाम पर खुली हुई है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? तो एक ही चीज होनी चाहिए, यदि मैंने पा लिया है तो मैं अपना अनुभव शेयर कर सकता हूं, मैं अपना अनुभव आपको बता सकता हूं कि मैंने यहां पर था और मैं इस चीज जगह पर मैंने ये किया, उससे आप अपने काम का निकाल लीजिए, है ना। ऐसे ही हमारी टीम में 2-4 लोग थे जो जब हमने पहली ट्रेनिंग शुरू की तो कहने लगे, डॉक्टर साहब कैसे मतलब कैसा रहेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम? मैंने कहा वो तो मुझे नहीं मालूम कैसा रहेगा, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा। तो बोलते, मैंने कहा आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले मुझे तो ना बस आप इतना बता देना कि मुझे शुरू कहां से करना होता है लोगों से। मैं किसको बताना शुरू करूं तो पहले कौन सी बात बोलूं? तब मैंने उसे एक बात बोली कि देखो, जो तुमसे बात कर रहा है ना, सामने बैठा है, वो एक ही व्यक्ति नहीं है, नहीं ना। जब भी बात करोगे वो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों से बात करने के लिए आपको अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो वो अलग अलग तरीके ढूंढने के लिए आपके पास सारे तरीके होने चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं, है ना। जब आप किसान से बात कर रहे हो तो आप उससे आईटी सेक्टर की बात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। जब आप आईटी सेक्टर वाले से बात कर रहे हो तो उसको पेस्टिसाइड और ये दवाइयां वगैरह का लॉजिक समझ में नहीं आएगा। फिर जब आप नौकरी करने वाले की बात कर रहे हो तो उसको दुकानदारी समझ नहीं आएगी, और जब आप दुकानदार से बात कर रहे हो तो उसको वो नौकरी वाला नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सारे पहलुओं पर एक बार नजर मारनी पड़ेगी, सबको समझना होगा और सबके लिए आपको रास्ता बताना पड़ेगा कि जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं ये किस किस तरह से आपके घरों में घुसे, कैसे ये आपके बेडरूम तक घुस चुके हैं, कैसे इन्होंने आपका परिवार तोड़ा, कैसे इन्होंने आपका समाज तोड़ा, कैसे इन्होंने आपके स्कूली शिक्षा तोड़ी, और फिर बाकी जितने तंत्र थे, खेती को का भी इन्होंने तोड़ दिया, फिर हमारी अर्थव्यवस्था को भी इन्होंने तोड़ दिया। यानी सब कुछ तहस नहस कैसे किया, इसकी बस एक झलक भर हमको देखनी दिखानी है। बहुत ज्यादा वक्त इस चीज के ऊपर व्यर्थ नहीं करना है, कोरिलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए बस खाली। अब हमारा ज्यादातर समय और ध्यान नई व्यवस्था बनाने की तरफ होना चाहिए। नई व्यवस्था मतलब कि यदि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था खराब कर दी तो आपके जहन में कैसी शिक्षा व्यवस्था है? यदि सरकार उसको शुरू नहीं कर रही है तो क्या आप शुरू कर सकते हैं? यदि आप शुरू कर सकते हैं तो क्या 4 लोग शुरू कर सकते हैं? भाई 4 तो नहीं, कम से कम 400 होने चाहिए। तो 400 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं ना। भाई आप ये देखिए कि आप ये करना चाहते हो, ये करने के लिए क्या क्या सुविधाओं की जरूरत है, पहले उसके ऊपर देखो ना कि आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए। और जब भी आप कुछ भी करने चलोगे, कुछ भी करने चलोगे, उसके मूल में एक ही चीज होगी और वो होगा व्यक्ति। उसके केंद्र में तो व्यक्ति मिलेगा ना। स्कूल चलाना चाहते हो, व्यक्ति चाहिए, पढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए, पढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए, वो व्यवस्था में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, दुकानदार व्यक्ति चाहिए, खेती कैसी करना चाहते हो बताने के लिए व्यक्ति चाहिए, उस खेती को खरीदने के लिए व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पैसा मूल में नहीं है, ज्ञान मूल में नहीं है। उन चीजों को समझने के लिए, समझाने के लिए भी व्यक्ति ही चाहिए। और ये लोग व्यक्ति को ही कंट्रोल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो अब आपको लेकर जाना होगा उस बिंदु पर उनको जहां से उनकी बर्बादी का दौर शुरू होता है।
किसी भी समाज की समृद्धि का पैमाना क्या है, ये बात हमको स्पष्ट रूप में मालूम होनी चाहिए। समृद्धि के कुछ पैमाने हैं जो मैं समझता हूं, हालांकि और टेक्निकल पॉइंट पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आम इंसान से बात करते हुए हम उसको किस तरह से बता सकते हैं। पहला पैमाना ये है कि मैं प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ हूं, वो समाज प्रकृति का कितना हरासमेंट कर रहा है। अगर वो प्रकृति को उसका विनाश कर रहा है, अगर प्रकृति का किसी तरह से हरासमेंट कर रहा है, तो वो समाज सुखी नहीं हो सकता। पहले नंबर पे तो ये है। कारण क्या है? आपकी शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, राजनीति, समाजतंत्र जो है, और धर्म, ये 5 चीज हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, धर्म और राजनीति। इन 5 बिंदुओं में यदि पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो आपका समाज सुरक्षित और सुखी है। पैसा नहीं होना चाहिए, इनमें धन नहीं होना चाहिए, मतलब जो मनी जिसको हम आजकल बोल रहे हैं, ये मनी अगर है तो समझो सब बर्बाद। क्योंकि यदि पैसे में शिक्षा होगी तो केवल अमीरों के लिए होगी, अच्छी शिक्षा फिर तो केवल अमीरों के लिए होगी। अफोर्डेबल हेल्थ भी अमीरों के लिए होगी, अफोर्डेबल न्याय भी फिर अमीरों के लिए होगा, फिर तो भगवान का दर्शन भी वीआईपी अमीरों के लिए होगा, और फिर राजनीति में भी वहां निर्णय लेने की क्षमता भी केवल अमीरों की होगी। फिर तो पूरी की पूरी व्यवस्था अमीरों के लिए बन जाएगी ना। पढ़ना भी अमीरों ने, नौकरी भी अमीरों की, काम भी अमीरों के, फैक्ट्री भी अमीरों की, न्याय भी अमीरों का, राजनीति भी अमीरों की, तो गरीब का क्या रहा? फिर कुछ भी नहीं। क्यों जी? और ये लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि आपका जीवन में अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो वो प्रकृति के साथ कनेक्टेड नहीं, पैसे के साथ कनेक्ट कर दिया उन्होंने सब कुछ। यही किया। तो इस तंत्र को तोड़ने के लिए सबसे पहले इन्होंने समाज को तोड़ना चाहा। समाज के ताने बाने को तोड़ने के लिए इनको मोहल्ला तोड़ना था, मोहल्ले को तोड़ने के लिए इनको परिवार तोड़ना था, और परिवार को तोड़ने के बाद फिर इंसान का नंबर आना था। आज अपने यहाँ समाज के अंदर प्रति व्यक्ति अगर आप उसके ऊपर थोड़ा गौर करके देखो, समाज के ज्यादातर लोग अंदर से टूटे हुए मिलेंगे आपको। मतलब उनमें लड़ने का कोई जोश नहीं है, परिवार में कोई प्रेम नहीं है, समाज के प्रति कोई संवेदना नहीं है, समाज के ऊपर भरोसा भी नहीं है, समाज को उनके ऊपर भी नहीं है, राजनीति पर भरोसा भी नहीं है, उनको भी नहीं है, किसी चीज पर कोई भरोसा नहीं, किसी चीज को लेकर के अंदर से दृढ़ता नहीं, कुछ भी नहीं, जिधर मर्जी चला लो। और इसकी शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी। हर वो चीज करी जो उनका समाज तोड़ सकता था। याद है आपको, आज से 30 साल पहले ये लोग लेकर के आए थे MLM, है ना? मतलब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर इन्होंने ये कहा कि हम बीच के बिचौलियों को खत्म करके सीधा कस्टमर तक ले जाएंगे, और वो जो कमीशन होगा वो आपको दे देंगे। आप 3 लोगों को जोड़िए, आपका इतने का चेक आ जाएगा, 4 का जोड़िए, इतने का चेक आ जाएगा, और 2 महीने भीतर आपकी BMW खड़ी होएगी बाहर, है ना? ऐसा सपना दिखाया जाता था। और फिर क्या होता है, हम आदमी जाता किसके पास है सबसे पहले? आज तो इन्होंने मार्केटिंग के ऐसे गुर सिखा दिए कि हम दूसरे शहर में जाकर भी मार्केटिंग करना जान गए। लेकिन उस वक्त आदमी को मार्केटिंग का एक ही तरीका पता था, अपने दोस्त को बोल दिया, अपने रिश्तेदारों को बोल दिया, ठीक है? साला लिहाज में ज्वाइन कर गया कि यार जीजा ने बोल दिया है, क्यों मना करूं। जीजा इस लिहाज में कर गया कि यार चल कोई नहीं, साला कह रहा है तो कोई बात नहीं। चाचा भी इसी तरह से, और पड़ोसी भी, दोस्त भी। शुरुआत में जिन्होंने किया थोड़ा बहुत पैसा पूरा कर लिया, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी के अंदर एक मैसेज चला गया कि तुमने हमको ठग लिया। यही काम इन्होंने LIC के माध्यम से किया।
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हर वक्त एक बात कही कि समाज में कोई किसी का नहीं है। यह बात समाज में लाने से पहले इन्होंने फिल्मों में वृद्धाश्रम दिखाने शुरू किए। टेलीविजन में, अखबारों में और नाटकों में जब वृद्धाश्रम आने शुरू हुए तभी समाज में वृद्धाश्रम आए हैं। वृद्धाश्रम नहीं थे हमारे यहां। और वृद्धाश्रमों की खासियत देखिए आप, वहां गरीब का बच्चा नहीं, गरीब का बाप नहीं मिलेगा। रिक्शा वाले का, रेहड़ी वाले का, दुकान वाले का बाप नहीं मिलेगा वहां, नहीं ना। वहां मां बाप मिलेंगे किसके? आईएएस अफसरों के, आईपीएस अफसरों के, मोटे बिजनेसमैन के, विदेश में सेटल हुए बच्चों के मां बाप मिलेंगे वहां पर। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का मां बाप वहां बिल्कुल नहीं मिलेगा। रहने दो, उधर से आ जाएंगे, है ना। और वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था, कल भी जो लोग थे मैंने उनको एक बात बताई थी कि ये पहले आपको सिनेमा के हिसाब से बताएंगे और आप उसका मैनिफेस्टेशन करने लग जाएंगे कि समाज में ऐसा, और आपको उसको रियलिटी मान बैठेंगे और ऐसा मान बैठेंगे कि ऐसा होता है, नहीं ना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आंखें मीचिए सारे जने, सीधी कमर कीजिए, आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। जिसके नहीं है छोटा भाई, जिसके मतलब हालांकि सबके पास छोटा या बड़ा भाई होता है, तो उसने अपना मान लेना है कि आपका भाई है? और एक पड़ोसी अज्यूम कर लो, अपने दिमाग में पड़ोसी सोच लीजिए अपना, और अपना भाई सोच लीजिए। उन दोनों की लड़ाई हो रही है और दोनों के हाथ में हथियार है। हथियार भी अपनी मर्जी से सोचना है तो सोच सकते हैं। उन दोनों के हाथ में हथियार हैं और एक जने ने दूसरे को खींच के मारा। अब मैं यहां पर रुक जाता हूं। आंख बंद करे करे आप मुझे बताइए, किस किस ने यह सोचा कि आपके भाई ने मारा, और किस किस ने यह सोचा कि आपके भाई को मारा? आप बताना नहीं है। मैंने बोला दो जने थे, एक पड़ोसी था, एक भाई था। तो किसने मारा? भाई ने मारा। वो कौन थे जिन्होंने दिमाग में लिया? और पड़ोसी ने मारा, वो कौन थे? मतलब किसी ने सोच, आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो। कुछ कलाकार तो ऐसे हैं दोनों में से हाथ नीचे हैं उनके। सोचा ही नहीं आपने? आप बताइए, आपने नहीं सोचा? नहीं सोचा? इमेजिन कीजिए दोबारा, तस्वीर नहीं बनी दिमाग में, सिर्फ बात समझ में आई। किस किस के दिमाग में आई तस्वीर? खून किस किस के उसको निकला? जिसको लगा था उसको ब्लड निकला? किसी को दिमाग में आया क्या? 1 2 3 4 ब्लड निकला था। और टूटा हाथ पैर टूटा कुछ? बंदूक किसी ने सोची? 1 2 3 4 5। लठ डंडा किसी ने सोचा? 1 2 8 10 ने डंडा सोचा। कोई तलवार सोची किसी ने? 1 2 3 4 तलवार भी सोची। और कोई दूसरा हथियार फरसा टाइप से कुछ? एक फरसा, ये देख, पत्थर, इन्होंने पत्थर सोचा है। सिर्फ हाथ से ही मारा इन्होंने, सिर्फ हाथ भी सोचा। इसकी ब्यूटी क्या है मालूम है? मैंने आपको एक बात कही, आप उस बात को अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, है ना। अब मैं आपको यहां टीवी पे दिखा देता हूं, यहां पर स्क्रीन लगी हुई है, उस पर दिखाता हूं कौन आया, उसने कूद कर कैसे उसको मारा और वो कैसे गिरा। तब आप अपनी मर्जी से सोच पाओगे। टीवी की स्क्रीन की खासियत क्या है कि वो जो आपको दिखा रहे हैं आप उससे बाहर इमेजिन नहीं कर पाओगे।
कभी भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके बच्चों को मोबाइल पकड़ाया गया है, इसीलिए आपके बच्चों को टैबलेट पकड़ाई जा रही हैं पढ़ाई करने के लिए, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर पे ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तक की पूरी पढ़ाई पिछले ज्यादा नहीं तो कहूं तो 30 साल की पढ़ाई ऐसी है, ज्यादातर पिछले 30 साल की, जिसमें आपका अपना दिमाग इस्तेमाल करना वर्जित है। नहीं, जो सिलेबस में दे दिया। अभी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, डॉक्टर पेटकर, कि सिलेबस सेंटर्ड या स्कूल सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड पढ़ाई है, बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाई नहीं है। तो बच्चे की डेवलपमेंट, उसकी कल्पना शक्ति, उसका विकास नहीं है। विकास किसका? सिस्टम अपने, चाहे पैसा कमाने का विकास करे, अपनी बिल्डिंगों का विकास करे, वो कुछ भी करे, उसके आंकड़े अलग है। लेकिन वो आपको क्या बता रहे हैं कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं बोल रहे हैं वो? जो मैडम ने बोला वही याद करना है, जो सिलेबस में है उससे बाहर नहीं पढ़ना है। ये सिलेबस में नहीं आएगा, काट दो, कितना ही काम का हो, वो जीवन में काम आने की चीज ना हो। अब आपको बकायदा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ऐसी धरती है, ऐसी दुनिया है, ऐसे करना है, ऐसा एंगल होता है, ऐसा सब कुछ होता है। जीवन में इस्तेमाल का कोई रोल नहीं। तो पढ़ने की कितने लोगों को शौक है यहां पर? शौक, इसीलिए बचे हुए हैं सारे के सारे। जो लोग आपकी बात नहीं मानते, इस पूरे षड्यंत्र को लेकर, इस कोविड को लेकर जो अवधारणा बनी, ज्यादातर लोगों की अवधारणा एक तरफ थी। कैसी? जो सरकार ने बोली। और वो कौन लोग थे? थोड़ा दिमाग पे जोर लाइए। टीवी देखने वाले, अखबार नहीं पढ़ते थे वो, टीवी देखने वाले, ज्यादा डिग्रियों वाले, ज्यादा बढ़िया नौकरी वाले, ज्यादा बढ़िया कार वाले, एरोप्लेन में घूमने वाले, मेट्रो में चलने वाले, जिनकी रोटी दूसरे आदमी के ऊपर निर्भर थी, वो जिनकी रोटी अपने आप चल रही थी, वो डिपेंडेंट नहीं था, उसने नहीं माना। लेकिन जिसकी रोटी किसी के दूसरे के हाथ में थी, उसको मालूम था कि यह गलत हो रहा है, तो भी वो मुझे क्या कहता है कि जी बलारा जी लेनी पड़ी, लगवानी पड़ी, है ना? यही बोलेंगे ना कि यार मजबूरी थी, क्योंकि पेट के साथ जोड़ा उन्होंने। कुछ तो दिमाग हाईजैक किया और कुछ पेट के साथ जोड़ लिया कि आपको राशन नहीं देंगे, आपको बैंक में नहीं जाने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, उसमें नहीं जाने देंगे, मतलब 100 एंड 100 पता नहीं क्या नहीं करने देंगे। मतलब कुछ भी था, ट्रैवलिंग पे रोक हो, चाहे आपकी तनख्वाह पे हो, आपकी पेंशन पे हो, किस पे भी रोक हो, उसका एक ही मकसद था कि आपकी रोटी उनके हाथ में थी, है ना? और बड़े आराम से लपेट लिया। अब सोचो, यदि वो इस पूरे भारत को या पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है? रोटी ही कंट्रोल करनी है बस। रोटी कंट्रोल तो आपका सब कंट्रोल। रोटी कैसे कंट्रोल होएगी? रोटी कंट्रोल होएगी जमीन से और अनाज से। जमीन भी उनके पास होनी चाहिए और उसको बोने का हक, यानी कि बीज उसके अंदर जो डलता है वो भी उनके पास होना चाहिए। आप में से खेती करने वाले कौन कौन लोग हैं? खेती करने वाले लोग हैं। जो जागृत लोग हैं उनकी छोड़ देंगे, अगर उनके पास अपने बीज होंगे तो बड़ी बात है। लेकिन क्या आज किसान के पास अपने बीज हैं? हैं ही नहीं। किसान के पास अपना बीज नहीं है, अपनी डालने के लिए खाद नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके घर में डंगर नहीं है। उसके घर में डंगर, ढोर, गाय, एनिमल पेट्स नहीं है, ठीक है, पालतू पशु नहीं है।
पालतू पशु नहीं है तो नेचुरल खाद भी नहीं है, तो उसको खाद के लिए भी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होना है। अब उसको खाद के लिए ऊपर डिपेंडेंट होना है तो उसके ऊपर जो बीमारी आ जाएगी, क्योंकि वो हाइब्रिड बीज है, उसके अंदर चांसेस हैं बीमारी आने के, जो बीमारी वो डालकर देंगे वो बीमारी आएगी ही आएगी। उसके लिए भी उन्हीं की दवाई लगेगी। उसके बाद जब फसल हो जाएगी आपकी तैयार, तो फसल तैयार होने के बाद मार्केट भी उसके पास नहीं है, तो भी बाजार के ऊपर निर्भर है, पूरी तरह से बाजार के ऊपर निर्भर है। अब क्या ये ऐसा कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि उसके पास सब कुछ खत्म हो गया ऑटोमेटिकली? इत्तेफाक नहीं है साहब, ये समझना पड़ेगा पूरा, क्योंकि ये सारा कोरिलेटेड है। किसान के घर से उसका पालतू पशु निकालना था, तो उस पालतू पशु की उपयोगिता खत्म करनी पड़ेगी। यदि उसको यह बता दिया जाए कि तुम जो खेत में मेहनत करते हो, तुम्हारी दिहाड़ी इतनी बनती है, तुम जो अपने घर में पशु बांधा हुआ है इसकी कीमत इतनी है, इस पे जो चारा खाता है ये इतने रुपए किलो का इतना चारा खा लेता है, इतना पानी पी लेता है, क्योंकि शहर में तो पानी का भी तो मीटर है ना, इसके ऊपर इतनी बिजली चलती, इतना पंखा चलता है, इतनी बिजली का खर्चा है, इसको प्रोसेसिंग करते हैं, इसका दूध घी बनाते हैं, दूध निकालते और घी बनाते हैं, तो इस प्रोसेसिंग का इतना खर्चा हो करके तुमको जो दूध मिलता है उसका जो रेट है वो लगभग 100 रुपए किलो पड़ता है। वो तो आदमी अपनी दिहाड़ी नहीं जोड़ता ना उसके अंदर, तो इसलिए उसका कैलकुलेशन वो थोड़ा कम कर लेता है किसान। तो जब उसको ये बताया कि तो 100 रुपए किलो पड़ता है, तो तुमको ये इससे अच्छा दूध जो है वो बिल्कुल फोर्टिफाइड है ना, विटामिन और मतलब मिनरल्स वाला पानी और दूध, तुमको अगर यही चीज पैकेट में इससे सस्ते मिल रही है तो तुम क्यों रखोगे? पहला बिंदु। दूसरा बताते हैं कि तुम ये रखोगे तो तुमको टैक्स पड़ने वाला है, तुमको कमर्शियल कनेक्शंस लेने पड़ेंगे। अच्छा, गाय खेत में अगर आपके पास घर में अगर गायें हैं तो उसको चराने के लिए फिर क्या जंगल की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे वहां तो जंगल भी खत्म कर दिए। हर गांव का अपना जंगल होता था, मैंने देखा है। मैं अपनी भैंसों को पूरा लंगार होता था हमारा भैंसों का, 26 भैंसें होती थी मेरे घर में, 26 की 26 को हम लेके जाते थे, मैं और मेरे दादाजी। तो हम जंगल में जाते थे चराकर, पूरा दिन वो चरती थी वहां पर, उसमें सभी तरह की वनस्पतियां होती थी, वो सब चर करके वो शाम को आती थी। तो विकास के नाम पर पहले जंगल काट दिया, आपकी भैंस के पास चरने के लिए कुछ बचा नहीं। हम लोग घूमने के लिए, सुबह फ्रेश होने के लिए भी बाहर जंगल में ही जाते थे। तो वो डॉक्टर सूजन वाला डायलॉग याद है ना, पेट का खेत में और खेत का पेट में, उनका बड़ा फेमस डायलॉग है कि हम लोग अपना पेट का खेत में निकाल के आते थे और खेत से जो निकलता था वो हम पेट में डालते थे, स्वस्थ रहते थे। जब हमें बाहर घूमने के लिए जंगल में जाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जल्दी उठना पड़ेगा, अंधेरे अंधेरे जाने के लिए। जल्दी उठने की आदत पड़ गई 4 बजे, बीमार होने के चांसेस 0 के बराबर आते हैं। क्यों जी? अगर जल्दी उठेंगे तो जल्दी, रात के कौन से पहर में कौन सा शरीर का अंग काम करता है, इसकी समझ है आप लोगों को? जिसको नहीं है वो मुझसे मांग लेगा मैसेज करके, ठीक है ना? मेरा नंबर मैं लिख दूंगा, बोल देता हूं, जो वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए, 9518170000। ये एक नंबर है, इस पे आप मैसेज करके कि कौन से पहर में कौन सा शरीर का अंग काम करता है, वो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो आपको जल्दी सोने का लॉजिक क्या है, जल्दी उठने का लॉजिक क्या है, वो एकदम प्रैक्टिकल पता होना चाहिए आपको जब आप किसी को बताएंगे। तो सुबह के 3-4 बजे के आसपास आपके फेफड़े सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, आपका हार्ट सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, सबसे ज्यादा पंपिंग हो रही होती है। उस वक्त आपको, अगर आप खुली हवा में हैं तो आप मतलब आपको पूरी प्राणवायु मिल रही होती है, मैक्सिमम जो मिल रही होती है। तो इतना गजब का लॉजिक था बड़ों बूढ़ों का। तो उस वक्त आपको जंगल में भेज रहे हैं वो, जहां ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है ना, बंद कमरे से निकाल करके। तो जंगल खत्म।
उधर से तो डंगरों का चरना बंद हुआ, उधर से आपका बाहर जाना बंद हुआ। तो आपको फिर घूमने जाना है तो आपके घरों में ये लगाया कि भाई आपकी बहू बेटी बाहर जाती है ना। है तो उस चक्कर में फिर क्या किया, आपके घर में टॉयलेट के गड्ढे खोद दिए। उस टॉयलेट के गड्ढे की जो पाइप है, जो पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, गांव में, मैं गांव की बात बता रहा हूं, शहर में तो अपने पास सीवरेज है, सीवरेज का पानी भी नदी में जाता है, आपका नदी में जाता था सीवरेज का पानी, ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो इसका पर्पस भी क्या था, पानी को दूषित करना। उसका पर्पस भी क्या था, गांव में जो टॉयलेट बने, सबके टॉयलेट के गड्ढों का मुंह बाहर की तरफ खोला नाली में, और वो नाली जा करके कहां पहुंची, गांव के जोहड़ में, जो गांव का तालाब होता था इकट्ठा। पहले वहां साफ पानी जाता था, पहले वहां एक्स्ट्रा पानी जाता था, अब वहां सबका टॉयलेट ही टॉयलेट जा रहा है। अब वहां अपने डंगरों को पानी कौन पिलाएगा। तो आपके लिए घर में पशु रखना मुश्किल हो गया, पशु खत्म, तो आपकी खेती के अंदर पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ने शुरू हो गई। वही पेस्टिसाइड 1965 के बाद, जब 1968 में और 1970 के आसपास जब हरित क्रांति के नाम पर वो आए थे अपने देश में, तो उस वक्त वही पेस्टिसाइड्स ये लोग फ्री देते थे, फ्री। किसी को मालूम है, किसी ने उस टाइम पे खेती अगर की है तो? वहां हमारे वहां वो लोग क्या करते थे, साइकिल पर, जीप में रखकर लाते थे और गांव वालों को देते थे कि फ्री ले लो, फ्री। लोगों ने लिया, अपने खेतों में डालना शुरू किया। अब किसी को यह नहीं पता कि जो डीएपी है और जो यूरिया है, उसके अंदर कहने को तो फास्फोट है, डायमोनियम फास्फोट, डीएपी का पूरा नाम, ठीक है, यूरिया है। उनको लगता है यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन उनको यह नहीं पता किसान को कि जो दाना होता है वो डीएपी का और यूरिया का, उस दाने के ऊपर केमिकल की कोटिंग होती है, वो केमिकल जमीन को हार्ड करता है। तो शुरू में जो जमीन हम लोग हाथों से खोद लिया करते थे, जब डीएपी और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हाइब्रिड बीज जब उसमें यूज होने लगा, तो वो जमीन हार्ड हो गई। जमीन हार्ड हो गई तो बैलों से खेत की जुताई होना बंद हो गया, तो किसान को ट्रैक्टर लाना पड़ा। पहले आइसर ट्रैक्टर से खूब काम चल जाता था, फिर बड़ा ट्रैक्टर आया, फिर और बड़ा ट्रैक्टर आया, 25 हार्स पावर, 35 हार्स पावर, 45 हार्स पावर, 55 हार्स पावर। आज तो पता ही नहीं है कितने बड़े बड़े हैवी ट्रैक्टर्स हैं। क्या जरूरत पड़ी थी किसान को, लेकिन उसकी जमीन दे नहीं रही प्रोडक्शन, उसके बिना उसको नया ट्रैक्टर लाना ही पड़ रहा है हर बार। तो इधर से मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, जानवर उसके घर से निकल गए, तो जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो बढ़ता चला गया, और जो पैदावार थी वो, पैदावार तो बढ़ी लेकिन कीमत कम होने की वजह से खत्म। क्योंकि 1965 से पहले, जब ये हरित क्रांति नहीं आई थी, 68 से पहले हमारे देश में पूरा अनाज होता था जितना हमको चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा चलाया कि दुनिया में अकाल पड़ गया है और अनाज की भारी कमी हो गई है। कहीं भी अनाज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रचारित किया गया कि हम तो भूखों मरते थे, हमारे को अमेरिका से गेहूं आयात करने से मना कर दिया, अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश के लोगों को एक दिन व्रत रखने का आह्वान किया और हमको अनाज बचना शुरू हो गया। मतलब ये एक चला ना, ये तो उन्होंने एक कहा गेहूं बचाने के लिए, लेकिन इसकी असलियत में जाएंगे तो आपको पता चलेगा गांव के अंदर सारी की सारी इकॉनमी अनाज आधारित ही थी।
अनाज और पशु उसके केंद्र में थे। गांव में जितने कुम्हार, लुहार, नाई, चमार, वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी या और लोग जो समाज के काम में लिप्त थे, उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता था, उनको पूरे साल के लिए पूरे गांव से अनाज मिलता था। उनके डंगरों के लिए पूरे साल के लिए पूरे गांव से चारा मिलता था। तो भाई खाना है आपके पास, सब कुछ है, और आपको जरूरत क्या है? हमारे जितने भोजन थे, हमारे घर में बाजरा हो रहा है तो सबको जाता था, हमारे घर में ज्वार है तो सबको जाती थी। तो किसान के घर में जो पैदा हो रहा था वो गांव के हर व्यक्ति के घर में था। तो जो किसान के घर बन रहा था वही उसके घर भी बन रहा था। और बेशक वो कुछ भी काम करता हो, लेकिन पूरी व्यवस्था एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। सोचकर देखो, 3-4 दिन पहले हम पौरे साहब के पास थे, प्रकाश पौरे साहब के पास। उन्होंने 1968 की बात बताई कि मेरे जो पिताजी थे, जो उस वक्त 1965 में, जब मेरे दादाजी, वो अपने दादा की बात कर रहे थे कि मेरे दादाजी जब 1 क्विंटल कपास बेच कर लाते थे तो 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम बोला था उन्होंने, वही हो गया ना, एक तो हाँ, 2 तोले सोना है, 3 तोले सोना है, 36 ग्राम। यानी कि तब 1 तोला जो है वो लगभग 12 ग्राम का होता था, 11.66 समथिंग था। ठीक है, 3 तोले सोना लेकर के आई 1 क्विंटल कपास में। और उनके जब पिताजी की बारी आई, जब कपास के अंदर, क्योंकि वो विदर्भ का एरिया कपास मेंटेन, तो वहां उन्होंने कपास में कैलकुलेशन बताई थी, तब हो गया वो 2 तोले सोना, 1 तोला सोना हो गया 1970 में। 1945 से लेकर के 1970 तक कितना हो गया? 1 तोला। और आज के टाइम पे अगर 1 क्विंटल कपास बेचते हैं तो 1 ग्राम तोल, 5,000 रुपए के करीब, 5,000 रुपए के करीब मिलता है मेरे ख्याल से आज कपास का रेट है 6,000, वही 1 ही तोला 50-55 हज़ार के करीब वो है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आज के वक्त में हम अगर 1970s की ही बात करें कि 1 तोला सोना मिल रहा है तो 5 लाख रुपए की कपास हो गई लगभग 50,000 की, सॉरी 50,000 60,000 की 1 क्विंटल। और उसके बाद उस पूरी की पूरी कपास का उस वक्त का किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके घर से मशीन के नाम पर, तेल के नाम पर, दवाई के नाम पर, बीज के नाम पर, मेहनत के नाम पर, किसी भी चीज के नाम पर जो खर्चा है वो 0 है। समझ रहे ना? आज जो 5,000 रुपया वो कमा रहा है 1 क्विंटल कपास के ऊपर, आज उसका खर्चा 6,000 7,000 हो रहा है। तो आज वो माइनस में है और तब वो प्लस में था। अब किसान फिर क्या करेगा? किसान अपने बच्चे को बोलेगा कि बेटा खेती में कुछ नहीं रखा, तू पढ़ने के लिए बाहर जा, तू पढ़ ले, तुझे खेती नहीं करनी, तुझे पढ़कर कुछ बनना है। क्या बनना है? नौकर, या तो सरकार का या प्राइवेट कंपनी का। और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज दिया। जिस बच्चे ने अपने खेत में काम नहीं किया, वो बच्चा अपनी जमीन की लड़ाई लड़ सकता है क्या? लड़ लेगा? बेचेगा। वो तो बेच के कहेगा दुकान खोल लेता हूं, बेच के फ्लैट ले लेता हूं, बेच के विदेश चला जाता हूं, बेच के शहर में चला जाता हूं, बिजनेस शुरू कर लेता हूं। वो जमीन को बेचकर सब कुछ करने चले पड़ेगा। यानी कि अनाज की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम, और नौकरों की संख्या, गुलामों की संख्या ज्यादा, और शहरों में भीड़ का बढ़ना शुरू। क्यों?
जिस जिसके समझ आती जाएगी, जिस जिसको अकल आती जाएगी, जिस जिसका पैसे का जुगाड़ होता जाएगा, अपने बच्चे की पढ़ाई के नाम पर गांव से निकलता चला जाएगा। गांव से निकले, गांव में फिर से वही लोग रह गए जो गांव को संभाल नहीं रहे हैं। तो गांव को कौन बताएगा कि तुम गलत कर रहे हो? गांव को कोई बताने वाला बचा ही नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे सारे बाहर, समझ वाले सारे बाहर। अगर मान लो मैं जाकर के गांव को बताऊं कि तुम अपने गांव को बचा लो, तो मेरे को मेरा गांव वाले 1 मिनट में बोल नहीं देंगे, तू क्यों शहर में बैठा है, फिर तो गांव में आना, क्यों जी? तो इसलिए क्या हुआ फिर, मेरी बात क्योंकि अधूरी है ना मेरी बात। मैं उनको गांव बचाने का ज्ञान दे रहा हूं शहर में बैठकर, तो मेरा ज्ञान देना गलत है, व्यर्थ है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो वहां से दे रहा है ना भाई, यहां आकर देख गांव में कितनी बुरा हाल है, ये जीवन जीकर देख तो तुझे पता चलेगा। वो तो जीवन बना दिया गया उनका। और धीरे धीरे खेती आधारित अर्थव्यवस्था, जो कभी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को के अंदर 26% होती थी, आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 0.001% रह गई खाली। भारत की इकोनॉमी पहले खेती आधारित होती थी, खेती के नाम पे पटसन किसान बना रहा था, कपास भी किसान उगाता है, जीवन के जरूरत के सारे सामान किसान उगा रहा है, जमीन से निकलता है सब कुछ, पैसा कहीं और नहीं बन सकता। पैसे के नाम पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है बैंक उसके पास, आरबीआई के पास, जो वर्मा जी आपको बताएंगे, वो सारा का सारा खेल वो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? या तो आपका कोयला, या आपका सोना, या आपका अनाज। तो डिपॉजिट रखना इसलिए क्योंकि सोना थोड़ी जगह में आ जाता है, तो वो अनाज बेचकर सोना खरीद लेते हैं, कोयला बेचकर सोना खरीद लेते हैं, सोना के डिपॉजिट के तौर पर रख लेते हैं, और उसके बदले में पैसे छापे जाते हैं। यानी पूरी इकोनॉमी थी अनाज आधारित, किसान आधारित, और बनने लग गई वो सर्विस सेक्टर आधारित। अब सर्विस सेक्टर बना दिया इन्होंने। इसी चक्कर में पढ़ाई खराब कर दी। इसी चक्कर में जब किसान खेत के अंदर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, डीएपी, यूरिया डालेगा, तो उससे जो पैदावार होगी वो राशन से, अब वो लोग क्या कर रहा है, वो जब सरकार उसको खरीद कर अपने पास स्टॉक रखेगी और वापस जब राशन में देगी कोटे में, तो कोटे वाला भी तो पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहा है। आपको जो ब्रेड मिल रहा है शहर में, जिस अनाज का ब्रेड मिलता है, ये भी तो उस पेस्टिसाइड वाले अनाज का है, क्योंकि किसान क्या कर रहा है, अपना खाने लायक में नहीं डाल रहा दवाई, जो उसे खाना है उसमें नहीं दवाई डाल रहा, वो बेचने वाले में डाल रहा है। तो बेचने वाला जो अनाज है उसी से बिस्किट बनेगा, उसी से आपका ब्रेड बनेगा, उसी से आपकी जरूरत की सॉस बनेगी जो टमाटर का, उसी से आपका सलाद बनेगा, उसी से आपकी सब्जी वही आएगी जो दवाई वाली है। तो फिर आप भी बीमार, फिर वो सबसे कम बीमार, आप थोड़े ज्यादा बीमार, और फिर प्रोसेस्ड फूड खाने वाले वो और ज्यादा बीमार। जब आप बीमार पड़ोगे तो उसके लिए फिर आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब अगर सरकारी अस्पताल में जाओगे, अगर आप देसी इलाज कर लोगे अपना, देखो ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जब आप गांव को, जब लोगों को समझाओगे, समझ आ रहा है ना मैं कनेक्शन कैसे जोड़ रहा हूं? जब आप जीरो बजट खेती कर रहे हो, तो आप देश की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। टेक्निकली इकोनॉमिक्स का बंदा होगा यहां पर, ये सीए हैं, ये बता सकते हैं आपको बड़े आसानी से। अगर देश की जीडीपी को अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पैसे का सर्कुलेशन कितना हुआ। यही होता है मोटी मोटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस होकर के कितना खर्चा हुआ। यानी अगर आप जीरो बजट खेती कर रहे हो, कोई पैसा खर्च ही नहीं हो रहा, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है, तो वो जीडीपी में हिस्सेदारी जीरो है आपकी। आपकी पढ़ाई पर अगर पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो आप जीडीपी नहीं बढ़ा रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो
पैसा जा रहा है, वहां से बसें खरीदी जा रही है, वहां से टॉयलेट्स बन रहे हैं, वहां से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां से सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर फिर तनख्वाह दी जा रही है, तनख्वाह जिनको मिल रही है फिर वो आगे चीजें खरीद रहे हैं, फिर वो आगे अपना घर बना रहे हैं, फिर आगे लोन ले रहे हैं, तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है। तो प्राइवेट स्कूल बढ़ेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, और सरकारी स्कूल और गुरुकुल या ऐसे शिक्षा कुल बढ़ेंगे तो वो जीडीपी घटेगी। अगर आप अपना इलाज अपने घर में रसोई में रखी हुई किसी देसी चीज से कर लोगे तो जीडीपी घटेगी। अगर आप बड़े अस्पताल में जाओगे जहां बड़ी बिल्डिंग है, जहां लिफ्टमैन अलग खड़ा है, जहां बिल्कुल चमकीले फर्श हैं, जहां एरोप्लेन से डॉक्टर आता है इलाज करने के लिए, जहां दूसरे शहर से बुलाए जाते हैं, जहां मोटा मोटा पैसा दिया जाता है, वहां जीडीपी बढ़ेगी, है ना भाई। जब आप किसी पुलिस वाले को रिश्वत दोगे तभी तो वो बड़ी गाड़ी लेगा, तभी तो ज्यादा डीजल खर्च होगा, तो जीडीपी बढ़ेगी ना रिश्वत से। न्याय प्रणाली अगर पंचायत कर देगी घर में बैठ के फैसला, गांव में बैठे बैठे, अगर कोर्ट में बैठ करोगे तो कोर्ट में वकील का भी दुकान चलेगी, दोनों की चलेगी, एक फरियादी की और एक जिसके खिलाफ शिकायत है। दोनों वकील के पास जाएंगे, दोनों पुलिस के पास जाएंगे, जाने के लिए साधन का इस्तेमाल करेंगे, साधन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर पुलिस वाले को भी देंगे, फिर वकील को भी देंगे, फिर जज को भी देंगे, जज की तनख्वाह भी उसी से निकलेगी, तो मतलब उसको रिश्वत भी मिलेगी बाकियों को, तो मतलब पैसे का सर्कुलेशन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। और यदि आप न्याय घर में कर लोगे तो जीडीपी घटेगी। यदि आप ट्रांसपोर्ट के साधन वो इस्तेमाल करोगे जो कम्युनिटी के हैं, अगर 5 जने एक गाड़ी में बैठेंगे और एक जना एक गाड़ी में बैठेगा, पांचों 5 गाड़ियों में, तो जो 5 गाड़ियों में चलेंगे तो जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी ना, ज्यादा टायर खर्च होंगे, ज्यादा गाड़ी की सर्विस होगी, ज्यादा गाड़ी की कीमत होगी, ज्यादा गाड़ी का टैक्स होगा, ज्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा, ज्यादा समय खराब होगा, ज्यादा, तो जीडीपी बढ़ेगी। इसीलिए ट्रेन की सुविधा को कम कर दिया जाएगा, इसलिए बस की सुविधा, जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, उनको खराब कर दिया जाएगा, क्योंकि बस में एक ही समय में 30, 40, 50 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आप अपनी अपनी गाड़ियों से चलोगे तो 50 गुना जीडीपी बढ़ाओगे। फिर उनको क्यों करेंगे वो बस सेवा को बेहतर, है ना। अगर आप अपने ही गांव में रहकर पढ़ाई कर लोगे तो 0 पैसे से होगी, बीमार भी नहीं होगे, क्योंकि अपने जगह से ट्रांसफर होना बीमारी का एक मुख्य कारणों में से एक है, माइग्रेशन। अगर हमको माइग्रेशन के लिए पैदा किया होता कुदरत ने तो पंख दिए होते कि मौसम बदले तो वहां जाकर के रहना। हमको हमारे शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि यदि हम जहां जन्म हमारा हुआ है वहां से अगर 30, 40, 50 किलोमीटर में, जितना हम 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में ट्रैवल कर सकते हैं, जितना हम इतना ट्रैवल कर सकते हैं, उतनी दूर तक विस्थापन तो चलेगा। लेकिन यदि आप कोई गांव का आदमी आकर, मेरे करनाल का आदमी आकर यहां मुंबई में आके बस रहा है, या उधर का आदमी कोई यहां बस रहा है, यहां का आदमी जाकर कहीं बड़े शहर में बस रहा है, 30-40 किलोमीटर चलेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर माइग्रेशन हो रहा है तो समझो मेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा। कभी भी यह सजेस्ट नहीं किया जाता कि गुजरात की गिर गाय, जिसका दिमाग के लिए तेज माना जाता है, जिसका दूध, कभी भी यह सजेस्ट नहीं किया जाता कि उसको आप महाराष्ट्र में ला करके बसाइए। यह सजेस्ट है कि अगर आपको गिर का दूध पीना है तो गुजरात जाइए, महीना 2 महीना रह के पी करके आइए। अगर कश्मीर की सेब खानी है तो कश्मीर जाइए, वहीं जाकर के वहीं खाइए उसी मौसम में, वो उस मौसम का ही फल है। वो मौसम का फल अगर वहां से कहीं और जाकर के खाया जाएगा, उसका लाभ कुछ भी नहीं होना। आपको यदि कोई लाभ होना है अपने शरीर में तो वहां की स्थानीय फसल और वहीं के फल, मौसम के मौसमी फल, स्टोर के फल नहीं, वहां के मौसमी फलों से ही आपको लाभ होना है। इसीलिए हर स्टेट में, हर प्रदेश के अंदर आपको वैसी वनस्पति मिलेगी कि यदि किसी जगह पर रहने वाले व्यक्ति को अगर अखरोट और वो मिल रहे हैं, बादाम मिल रहे हैं, तो जो उनको बादाम से मिल रहा है वो इधर वालों को मूंगफली से मिल जाएगा। उनको बादाम की जरूरत नहीं है। उसको ये मत कहिए कि वो गरीब का बादाम है, ऐसा नहीं है। बादाम बादाम के एरिया वालों के लिए है, मूंगफली मूंगफली के एरिया वालों के लिए है, नारियल नारियल के एरिया वालों के लिए है। अब ये बात उनको मालूम थी
देखिए ध्यान से, ये बात उनको मालूम थी, वो हमारी सारी की सारी नॉलेज को लेकर के बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर इन लोगों को बीमार करना है तो इनको यहां से बाहर का बीज खिला दो। वो इसलिए वहां से हाइब्रिड बीज लेकर के आए। बीमारियां कब से शुरू हुई? जब से हमारे खेतों में गेहूं और चावल के हाइब्रिड बीज आने स्टार्ट हुए, या कोई भी फसल के। क्योंकि जब पहले कोई व्यक्ति अपने खेतों में फसल बोता था तो वहां की पानी की उपलब्धता, वहां का मौसम, वहां की जलवायु, उसके हिसाब से बीज बोता था, देसी बीज बोता था, ज्यादा जोर नहीं लगाता था, जो कुदरत देती थी उसका कोई अतिक्रमण नहीं था। उस अतिक्रमण के बिना जो होता था वो बिल्कुल शुद्ध होता था, मुनाफे के लिए पैदा नहीं होता था, तो सबको लगता था, वो जो भी खाता था सबको लगता था, एक भाव था उसके अंदर। लेकिन फिर मुनाफा एक भाव आ गया तो उन्होंने वहां से बीज इंपोर्ट करने स्टार्ट किए। अब आपको खीरे भी बिना बीज के, पपीता भी बिना बीज का, नींबू भी बिना बीज का, संतरा भी बिना बीज का, मतलब सब कुछ बिना बीज का। तो उनको खा खा के आदमी बिना बीज का है ना। बहुत योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों ने किया, इसीलिए हमको बहुत योजनाबद्ध तरीके से ही काम करना पड़ेगा ना। अगर इस षड्यंत्र को नाकाम करना है तो एज अ होल पूरा षड्यंत्र समझना पड़ेगा कि ये केवल एक मेडिकल माफिया नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा वो मेडिकल माफिया कौन लाया, ये खेल को कैसे बनाया। समझिए, हरित क्रांति किसके नाम से आई मालूम है? कौन लेकर आया हरित क्रांति को? एक कह रहा है कांग्रेस, एक कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, नीति आयोग का वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो उसकी रिकमेंडेशन और उसकी फंडिंग सबसे ज्यादा कहां से है मालूम है? रॉकफेलर फाउंडेशन, है ना। तो आपको जानकर बड़ा मजा आएगा जब आपको पता चलेगा। एक बार हरित क्रांति को सर्च करना, ग्रीन रेवोल्यूशन को, और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या बांटा गया था, और जो बांटा गया था उसकी रिकमेंडेशन भी रॉकफेलर फाउंडेशन से थी। ठीक है, अब पता करो कि WHO का गठन 1948 में हुआ। ठीक है, 1948 में WHO का गठन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को और जर्मनी को, दोनों को हथियार सप्लाई किए फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने, दोनों को। फिर आपको जानकर हैरानी होगी, 1908 में अब्राहम फ्लेक्सनर के अध्यक्षता में एक कमीशन बैठा और उसने 1911 में अपनी एक रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम एक जैसा होना चाहिए। और बड़ा मजे की बात यह है कि उस फ्लेक्सनर कमीशन की रिकमेंडेशन और फंडिंग भी रॉकफेलर फाउंडेशन ने करी। यानी कि बीज देने का काम भी रॉकफेलर कर रहा है, ठीक है, उसके इलाज की पद्धति डेवलप करने का काम भी रॉकफेलर कर रहा है। उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर मेडिकल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का, कि एक ही यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम, वन वर्ल्ड वन हेल्थ का सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए WHO का गठन किया। उस WHO की फंडिंग शुरुआत के दिनों में, मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन तो अब आया ना सेकंड डोनर UN का, उस टाइम पे सबसे बड़ा फंडिंग जो थी वो रॉकफेलर फाउंडेशन से थी। ठीक है, कैंसर के अस्पताल सबसे ज्यादा रॉकफेलर फाउंडेशन के या तंबाकू और गुटखा कंपनियों के। कमाल की बात क्या है, तंबाकू और गुटखा कंपनियां जो आपको बेच रही है, वो जो माफिया है वो अपने हिसाब के कानून बनवाएगा। उससे जब हमारे लोगों की हेल्थ खराब होगी तो उससे जो कैंसर होगा उसके अस्पताल भी उन्हीं के हैं। और फिर जो दवाइयां आप खाते हो, उन दवाइयों में जो अपने भारत में सबसे बड़ी 5-4 बड़ी कंपनियां हैं दवाइयों के मामले में, टेस्टिंग के मामले में, उनके मालिक भी रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी कि दवाई भी आपको बेच रहे हैं, बीज भी आपको बेच रहे हैं, पेस्टिसाइड भी बेच रहे हैं, उससे जो बीमारी होती है उसका इलाज भी आपको वही बेच रहे हैं।
क्योंकि उसी से जीडीपी बढ़ती है, आपका विकास वहीं से होता है। अब मान लो आपको अपने गांव और आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका न्याय और आपका रोजगार, ये चारों चीज अगर आपके गांव के आसपास ही आपको मिल जाए तो आपको बड़ी गाड़ी लेने की जरूरत है क्या? ट्रैवल करने की जरूरत है क्या? ये जो पुल बन रहे हैं बड़े बड़े, इनकी जरूरत है क्या? मेट्रो की जरूरत है क्या? तो फिर विकास नहीं होगा, फिर आप देशद्रोही कहलाए जाएंगे। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए आपका अपने गांव से विस्थापित होना बहुत जरूरी है। जीडीपी बढ़ाने के लिए ये मेट्रो, ये पुल, ये फ्लाईओवर्स, ये बिल्डिंग है, ये बड़े बड़े भवन, ये कंक्रीट के जंगल बनने बड़े जरूरी हैं। जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको प्रकृति का विनाश करना जरूरी है, उसी से आपका विकास नजर आएगा। ये क्लैरिटी नहीं है गांव वालों को, ना शहर वालों को, किसी को नहीं है कि तुम्हारा विस्थापित होना पूरे प्राकृतिक सिस्टम का हरासमेंट और विनाश कर रहा है, जिसको तुम विकास कह रहे हो। तो पता नहीं है, इसलिए बेचारे कुछ कहते नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है कि आपको सवाल क्या उठाना है। आपको सरकार से मांगोगे कि हमको तो हमारे गांव में ही चाहिए अपनी पढ़ाई का सिस्टम। अब सरकार को मालूम है कि ये गांव में रह गया, अगर ये गांव से उठकर नहीं आया तो ये काम धंधा नहीं करेगा कुछ भी कंपनी में। भाई देखो, गांव में रहकर आप कोई कमाई नहीं कर रहे हो, लेकिन शहर में आकर जो कमाई कर रहे हो उसका बच भी तो कुछ नहीं रहा, जीरो पे ही हो आप शहर में रहकर में भी। कहीं आपको यह लगता हो जो बचाओगे, जितना पैसा आप बैंक में जमा करोगे बचत का, उससे आप क्या बनाओगे? घर, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सामान कंपनियों को ही दे दोगे उल्टा, उन्हीं की कंपनियां। नहीं समझे? मतलब आप पूरी जिंदगी कंपनियों के लिए कमाओगे अगर आप शहर में रहोगे तो, और अगर गांव में रहोगे तो पूरी जिंदगी समाज के लिए काम करोगे, तो आप उनका विकास नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको विकास विरोधी करार दिया जाए तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सीधा बोलेंगे ना भाई, वो तो बोलेंगे यार तू तो बिल्कुल ही डेवलपमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। डेवलपमेंट तो इस चीज में है ना कि आप पैसा कितना सर्कुलेशन में लाते हो, और हम तो जो बात कर रहे हैं उसमें तो पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है। क्यों जी? हम क्या कह रहे हैं? हमारी पढ़ाई में पैसा नहीं लगना चाहिए, हमारी खेती में पैसा नहीं लगना चाहिए, हमारे न्याय में पैसा नहीं लगना चाहिए, हमारी हेल्थ में पैसा नहीं लगना चाहिए। फिर हमारे को जीवन में और चाहिए क्या होता है? फिर तो गाड़ियों की जरूरत, मेट्रो की जरूरत और ट्रेनों की जरूरत, रोड की, हाईवेज की जरूरत केवल घूमने के लिए रहेगी। लेकिन आप इतना घूम भी नहीं सकते इन पर। तो असल में ये हाईवेज आपके लिए नहीं बन रहे, आपको तो बंद करने की योजना बना रही है। अभी फिलहाल बीमारी के नाम पर बंद किया था, अब क्लाइमेट के नाम पर आपको बंद करेंगे। और जब क्लाइमेट के नाम पर बंद करेंगे तब आपके घर में राशन पहुंचाने के लिए, राशन कौन सा? पैकेट वाला राशन पहुंचाने के लिए विदेशों से जो प्रोसेस फूड आएगा या दूसरी जहां जहां प्रोसेसिंग की यूनिट लगी वहां से चलेगा, तो बड़े बड़े ट्राले मूव करने के लिए इनको अलग से मालवाहक ट्रेनों के लिए ट्रैक बना दिया है इन्होंने, पूरे भारत को क्रॉस करके बंदरगाहों तक लेकर जाने के लिए। और बड़े बड़े हाईवेज बना दिए हैं जहां ट्रेन नहीं है। देखे ना आपने वो जो कल को बड़ी बड़ी जो ये डिलीवरी कंपनियां हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट, इनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही हैं सरकारें। और अगर कोई आपको ये पूछे कौन सी सरकार, तो आपको पता चलेगा हर प्रदेश में अलग पार्टी की सरकार है, तो जो केंद्र में विपक्ष में बैठे हैं उनकी सरकारें भी वही कर रही हैं जो केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर आती हैं, क्योंकि आपको पता चले प्लानिंग कमीशन जो होता था उसमें 6 साल का समय था। देखो कितना कमाल का काम किया हुआ था पहले सोचने वाले लोगों ने। सरकार बनती है 5 साल के लिए, प्लानिंग कमीशन में बंदा जा रहा है 6 साल के लिए, राज्यसभा में भी बंदा जा रहा है 6 साल के लिए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जब सरकार बदलेगी तभी बंदा बदलेगा। 3-4 साल में
उलट हो जाएगा, है ना। तो एकाधिकार किसी का नहीं रहेगा। तो प्लानिंग कमीशन पूरी रिसर्च करता था, पूरी रिसर्च करके उसकी फाइंडिंग देता था। वो फाइंडिंग जाती थी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, पार्लियामेंट के अंदर। वहां वो कमेटी उनको पार्लियामेंट के मेंबर्स को देती थी। पार्लियामेंट के मेंबर्स उसको पढ़ते थे, 2-3 महीने का समय मिलता था। पढ़ने के बाद वो गांव में जिस पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं उस पार्लियामेंट के लोगों से मिलते थे। अगर दुकानदारों से रिलेटेड कोई कानून है तो दुकानदारों के संगठनों से बात करते थे। अगर किसानों से संबंधित कोई कानून है तो किसानों के उनसे बात करते थे। उनसे बात करते थे, किसान कहते थे इस कानून में ये गलत है, इसको ठीक करो। वो उसके अंदर अपनी रिकमेंडेशन भेजते थे, फिर दोबारा संसद में रखा जाता था, फिर उस कमेटी के पास जाता था, फिर उसमें अमेंडमेंट होती थी, फिर वो बिल पेश किया जाता था संसद के अंदर। समझे? ये प्रोसेस होता था। संसद में अगर बिल पेश करना है तो ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं हूं, मैंने बिल पेश कर दिया, हाँ, ऐसे नहीं होता। मैं सांसद हूं तो और मैं कोई कानून बनवाना चाहता हूं तो मैं बिल पेश करूंगा, तो उस बिल को सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। वो सारे पार्लियामेंट के मेंबर उसमें से कमियां ढूंढ कर लाएंगे और बताएंगे, और फिर उन कमियों को दूर करके उसको ठीक करके नया एक बिल रखा जाएगा। फिर उस बिल के ऊपर बहस होगी, सत्ता पक्ष उसके फायदे बताएगा, बिल रखने वाला व्यक्ति उसके लाभ बताएगा, और दूसरे लोग उसकी हानि बताएंगे। अगर हानि ज्यादा होती है, लाभ ज्यादा होते हैं, जो मेंबर्स हैं वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके फिर देखते हैं कि ये बिल जनता के लिए हितकारी है या अहितकारी। उसके हिसाब से फिर वोटिंग होगी, और उस वोटिंग से पता लगेगा कि ज्यादा मेंबर इसके पक्ष में थे तो बिल पास होकर कानून बन जाएगा, और अगर वो बिल रह गया तो वो वापस चला जाए। ये था एक प्रोसेस।